So without any delay, let's start today's class. So question number one. So question number one में examiner आपको पूछ रहा है what is the system international unit of force? So the system international unit of force is Newton. So option C is the right choice here. In the photoelectric effect, electrons are ejected from a metal surface when exposed to. So next question में examiner आपसे पूछ रहा है कि photoelectric effect में electrons कब eject होते हैं from a metal surface. So photoelectric effect की जो definition है that is कि जब आप किसी metal को जो है एक्सपोज करते हो टू लाइट, ठीक है, जब आप एक मेटल के ऊपर लाइट जो है फॉल करवाते हैं तो उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इमिट होते हैं, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस और उसके अंदर से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट होते हैं, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, लाइट. Moving on to the next question, the displacement time graph of an object moving with a uniform velocity is. So displacement time ग्राफ आपसे पूछ रहा है ऐसी बॉडी का जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा. सो मैं आपको तीनों ग्राफ बता देता हूँ. कांस्टेंट का भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बॉडी एट रेस्ट पड़ी हो उसका भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेरिएबल का भी आपको मैं बता देता हूँ. सो अगर एक बॉडी, सो आई एम ड्राइंग द ग्राफ फॉर यू गाइस, ठीक है. यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पर टाइम लोगे और डेफिनेटली वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट लोगे या डिस्टेंस लोगे. सो if a body is at rest or it is moving with a constant it's covering constant displacement, ठीक है, in constant time, तो उसका जो ग्राफ होगा आपके पास that will be a ग्राफ जो कि बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट होगा, just like this, right? So it is a graph for a body which is at rest. So अगर आपके पास एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, so उसका ग्राफ आई एम ड्राइंग इन द रेड कलर, सॉरी इन द ग्रीन कलर. सो उसका जो ग्राफ होगा जो कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका ग्राफ विल बी लाइक दिस, आई हैव शोन इन द ग्रीन. और जो बॉडी वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ठीक है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है अगर आपके पास, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा आपके पास वो ना वेरिएबल फॉर्म होगा या वेरिएबल शेप होगा. सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया. सो बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है और उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा, ठीक है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन द पॉजिटिव स्लोप, जो कि ये मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन के अंदर जो रिप्रेजेंट किया था. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट चॉइस. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Which of the following is the scalar quantity? Velocity is the vector quantity, acceleration is the vector quantity, force is the vector quantity. क्योंकि इनमें जो उनकी डायरेक्शन है, इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो मैटर करती है. So speed here is a scalar quantity. Moving on to the next question. कहता है the work done by a force is zero if the force is. So the work done by a force is given as W is equals to F into D into cos of theta. So we know that cos 90 degree is zero. So where theta is the angle between the force and displacement. So अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, यानी इट मीन्स कि अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, सो cos 90 जीरो होता है, तो आपका कंप्लीट जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा. सो ऑप्शन इज द राइट चॉइस. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय के ई इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर. सो your 1/2 is constant, mass is constant, so it means that kinetic energy is directly proportional to the square of the velocity. So squared velocity के वो directly proportional है. The pressure exerted by a liquid at a given depth is given by, so the pressure at a liquid is given by P is equals to rho gh, where rho is the density, right? G is the gravitational acceleration and h is the height of the of that, वो जो liquid कितना, liquid के अंदर कितना जो है वो submerged हुआ है, ठीक है, जितना ज़्यादा सबमर्ज होगा, जितनी हाइट ज़्यादा होगी, आई मीन, तो उतना ज़्यादा प्रेशर भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट अ गिवन डेप्थ डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, द शेप ऑफ द कंटेनर, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. सो अगर आप इसमें देखो तो रो इज द डेंसिटी, सो इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. Like, comment, and subscribe. So next question में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है इन द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स द फर्स्ट लॉ रिप्रेजेंट्स द लॉ ऑफ. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि नो एनर्जी इंटर्स और लीव्स एन आइसोलेटेड सिस्टम. और जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है दैट इज गिवन एज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस W, where Q is heat, W is the burden on the system, and delta U is its internal energy. So the next question is the thermal conductivity of a material defines how well it conducts heat, how easily can it be deformed, well it retains temperature resistant,
इट इज टू इलेक्ट्रिसिटी। सो थर्मल कंडक्टिविटी अगर किसी मटेरियल की ज्यादा है तो उसका मतलब है कि हीट कंडक्ट करने की सलाहियत भी उसकी उसकी जो कैपेसिटी है टू कंडक्ट हीट वो भी ज्यादा है। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव लेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। So we have the relationship V is equal to F lambda, where F is the frequency of the wave, V is the velocity of the wave, and lambda is the wavelength, right? ठीक है। So V speed है यहाँ पे हमारे पास, F frequency है, lambda जो है that is wavelength. So wavelength वो पूछ रहा है आपसे कि inversely proportional है किसके। So अगर आप wavelength को यहाँ से separate करते हो तो this will become V by F. So wavelength is inversely proportional to the frequency. So moving on to the next question, the phenomena of light bending when it passes from one medium to an other medium is known as refraction। ठीक है जी। सो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर होती है तो अपने पाथ से बेंड अवे होती है, अपनी स्पीड को भी चेंज करती है। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। सो स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, रिमेंबर, ठीक है। आपके पास टू टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एक आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। सो the mechanical waves हैं, ठीक है, they require a medium for their propagation. So they require a medium for their propagation, or to travel they require a medium, whereas the electromagnetic waves do not require a medium for their propagation. So they don't require a medium, whereas the mechanical waves they do require a medium for their propagation. So light waves, radio waves, the X-rays, they are all the types of electromagnetic waves because they can travel in vacuum, they can travel without any medium. So sound waves require a medium for their propagation. So the next question, the time period of a simple harmonic motion, the time taken for. So simple harmonic motion के अंदर बॉडी को कितना टाइम लगेगा, जो बॉडी एग्जिबिट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको कितना टाइम लगेगा कि वो एक जो अपना ट्रिप है, राउंड ट्रिप है, अपनी एक ऑसिलेशन है वो कंप्लीट करे। सो ऐसा टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है। सो द टाइम फॉर द वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल पेंडुलम का केस लेता हूँ, तो सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर जो हमारा पेंडुलम है वो जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वापस आएगा मीन पोजीशन पे, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद जब वापस अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आएगा, सो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। सो द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज a good conductor of electricity. So if the materials are good conductor of electricity, so जो metals होते हैं they are good conductors of electricity or heat. So rubber, wood, plastic, they are all insulators. So copper here is the right choice. Moving on to question number 15, the charge of an electron is always negative. It was an easy question. So again इनका difficulty level मैंने more or less जो है जो जाउदीन के अंदर आपका टेस्ट आता है, जो डिफरेंट चीजें पूछी जाती हैं उसी के रेलिवेंट जो है वो मैंने इंक्लूड किया है। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम विच पोल ऑफ द मैग्नेट। सो एक बात जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एंड दे go towards the negative charge and negative side. ठीक है, so north pole is the right answer. Moving on to the next question, the direction of the force on a current carrying conductor in the magnetic field is given by. So the direction of the magnetic field in a current carrying conductor is given by Fleming's left hand rule. So the right option here is option B, and that is Fleming's left hand rule. So question number 18 में एग्जामिनर आपको कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो ईएमएफ इंड्यूस करता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इंड्यूस करंट जो है वो इंड्यूस पैदा करती है, जनरेट करती है। सो लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म अंडरगो, सो व्हेनेवर द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट डिस्पर्सेस इनटू जो उसके 7 कलर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर वो डिस्पर्स करती है लाइट और रिफ्रैक्ट भी होती है, क्योंकि पास ऑन हो गया फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो वो अपने पाथ से भी बेंड करती है। सो देयरफॉर द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी कि रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों जो है होगा। सो प्रिज्म के अंदर से जब भी लाइट पास करेगी सो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है टू वो जो 7 उसके कलर्स है उसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपने पाथ से भी बेंड करती है। Moving on to question number 20, modern physics primarily deals with, so modern physics जो है वो primarily deals with the quantum mechanics and the theory of relativity. So option B is the right choice. So the buoyant force of an object submerged in a fluid depends upon. So the buoyant force of buoyant force होती क्या है, चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ। So buoyant force स्टूडेंट्स ऐसी फोर्स को आप कहते हो कि जब आप एक
ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हो लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, जब आप उसको सबमर्ज करते हो तो जो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स exert होती है, that force is known as the buoyant force, and the buoyant force is given by rho. Rho is the density of the fluid, v volume, and g gravitational acceleration. So the volume of the fluid के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है जी. So moving on to question number 22, the escape velocity from the earth's surface is approximately, escape velocity की वैल्यू पूछ रहा है आपसे. So इसको escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, that is under root g m by r. r वो रेडियस है जिसके ऊपर, ठीक है, उसने रिवॉल्व करना है उस सैटेलाइट ने, या रेडियस ऑफ द अर्थ भी आप इसको ले सकते हो. सो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अगेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट वेव्स बिहेव्स एट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक जो लाइट है इट हैज अ डुअल नेचर, ठीक है. जो आपकी लाइट की डुअलिटी है उसकी बात करते हैं. सो लाइट आल्सो एक्ट्स एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज known as elastic potential energy, ठीक है जी. अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट है, ठीक है, फ्रॉम अ सर्टेन सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो आप उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हो. अगर स्प्रिंग कंप्रेशन या इलोंगेशन की वजह से तो दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? सो एम्पीयर इज द यूनिट ऑफ करंट. रिमेंबर, ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं करवा देता हूं इसको. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ आपका ईएमएफ है, वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, और फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. मैंने आपको बाकी यूनिट्स बता दिए फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है, ताकि अगर आपके पेपर में ऐसा कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको बता सको. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी. डेफिनेटली द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज. जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करती है. इन रिटर्न उनकी वाइब्रेशन भी दे आल्सो इंक्रीज. सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, heat transfer through direct contact between the molecules is known as. so the direct contact की वजह से heat transfer होता है या heat conduction होती है, that process is known as conduction. radiation के अंदर जो heat transfer होता है that is in the form of waves. so again आपकी convenience के लिए बता दिया. convection क्या होता है? convection के अंदर आपके पास जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से फ्रॉम अ प्लेस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, या आप कह सकते हो कि कहाँ पे जो है एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लूइड पड़े हुए वहां से वो लोअर एनर्जी प्लेस की तरफ मूव करते हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल एट. सो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. सो क्वेश्चन नंबर 29 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है which phenomena explains the blue color of sky. So blue color of sky is explained by the scattering of light, ठीक है. so scattering of light क्या होता है कि लाइट अपने पाथ को लीव करती है, स्प्रेड आउट करती है into different direction. this phenomena known as scattering. जो holography होती है वो भी phenomena जो है वो भी scattering of light की वजह से ही होता है. moving on to question number 30, the first law of motion is also known as law of inertia and was formulated by. यानी फर्स्ट लॉ किसने दिया था? फर्स्ट लॉ बहुत इजी है, ठीक है, न्यूटन ने दिए थे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. और फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. वो ये कहता था कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो तब तक वो बॉडी वहीं पे पड़ी रहेगी अनलेस अनटिल कोई फोर्स आप उस पर नहीं लगाते. और अगर एक बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बेसिकली चेंज नहीं करेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मूव करता रहेगा अनलेस अनटिल आप उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए एक फोर्स जो है उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं करोगे. So moving on to question number 31. Question number 31 में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, projectile is launched at an angle of 45 degrees. The horizontal range is maximum at this angle because. So horizontal range क्यों maximum होती है? So मैं आपको बता देता हूँ. देखो जो रेंज है ना आपके प्रोजेक्टाइल की, that is given by vi square sin 2θ divided by g. So जब आप 45 डिग्री के ऊपर आप इसको लॉन्च करते हो, मैक्सिमम रेंज इसके ऊपर होती है. सो वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एंगल आपका, ये जो सारे की सारी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे दैट विल बिकम 90 डिग्री. सो दिस विल बी vi स्क्वायर sin 90 डिवाइडेड बाय g. सो sin 90 की वैल्यू इज 1, सो vi स्क्वायर बाय g आ जाएगा. सो इस केस में आपका क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होते हैं दे बिकम इक्वल, राइट. सो मैंने आपको मैक्सिमम रेंज के लिए सॉल्व भी करके बता दिया और उसकी रीजन भी आपको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ. कहते हैं इन काइनेमैटिक्स द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिपेंड्स. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है. अगर आप
वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लोगे सो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड की भी नहीं है, डिस्टेंस की भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज डिटरमाइंड बाय। सो एफिशिएंसी जो होती है वो दैट इज गिवन बाय जो आपकी इनपुट एनर्जी है, ठीक है, जो आपने इनपुट अमाउंट ऑफ हीट दी है उसमें से जो आप आउटपुट के ऊपर आपके पास हीट कन्वर्ट हुई है इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय जो इनपुट हीट है आपकी, ये इनपुट एनर्जी है आपकी, तो इससे आप जो एफिशिएंसी देते हो। और अगर आप इसको परसेंटेज एफिशिएंसी में कन्वर्ट करोगे तो साथ आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पता ये चला कि एफिशिएंसी सोलली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ दिस, जो टेम्परेचर डिफरेंस की बात वो कर रहा है, हीट की बात कर रहा है। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज टी इन माइनस टी आउट डिवाइडेड बाय टी इन। सो एफिशिएंसी कैन बी गिवन इन दिस फॉर्म, परसेंटेज एफिशिएंसी कैन गिवन इन दिस फॉर्म। हीट की फॉर्म में लिखो, टेम्परेचर की फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। हीट एनर्जी और टेम्परेचर बताता है कितना ट्रांसफर ऑफ हीट वहां पे हुआ है। So the resistance of a wire depends. The resistance of a wire increases when. So the resistance of wire depends on R is equal to rho L by A. So it is directly proportional to the length of the conductor. It is inversely proportional to the scale to the area of the conductor. ठीक है, and where rho is the resistivity. ठीक है, resistivity जो है वो डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो क्या है। सो कॉपर के लिए वो डिफरेंट होगी रेसिस्टिविटी की वैल्यू, सिल्वर के लिए डिफरेंट होगी, गोल्ड के लिए डिफरेंट होगी, आयरन के लिए डिफरेंट होगी। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस आप कैसे इंक्रीज करोगे? सो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सो इट मींस कि अगर आपकी लेंथ इंक्रीज करेगी तो आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36। In fluid dynamics, Bernoulli's principle states that an increase in the speed of a fluid results in, ठीक है। सो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौली प्रिंसिपल आपको कहता है कि P plus 1 by 2 रो V square plus रो GH is constant. So ठीक है, it is equal to a constant. अब मैं आपको बताता हूँ रो इज अ डेंसिटी। तो डेंसिटी है ये आपके पास, ठीक है, और V आपके जो फ्लूइड की स्पीड है या वेलोसिटी है, H हाइट है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, P आपका प्रेशर है। तो बेसिकली ये कहता है कि जो आपका सम है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका जो सम है सारे का सारा ये कांस्टेंट रहता है। सो बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप इंक्रीज करते हो ना स्पीड ऑफ द फ्लूइड को तो प्रेशर जो है वह रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इस सारे ने कांस्टेंट रहना है। तो इस सारे सब ने जब कांस्टेंट रहना है तो अगर आपने V की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया इसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज करेगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 1/f is equal to 1/p plus 1/q, where p and q are object height and image height respectively. So moving on to question number 38. Examiner is asking, in simple harmonic motion, the acceleration of an object is directly proportional to. So the acceleration of an object is directly. So SHM की definition यही है कि a type of motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement of the object and is always directed towards the mean position. So negative sign ये बता रहा है कि it is always directed towards the mean position. So option B is the right choice here. So moving on to question number 39. A transformer operates on the principle of. So the transformer operates on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल होती है आपके पास, एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है। जब आप प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स को जो है वो चेंज करते हो, एज अ रिजल्ट आपके पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, और डिपेंडिंग अपॉन के नंबर ऑफ टर्न्स कितने कम या ज्यादा होंगे तो आपके पास स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होगा कि जो इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होगा जो कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को आउटपुट के ऊपर जो है वो डिक्रीज कर देता है। स्टेप अप में इंक्रीज हो जाती है, स्टेप डाउन में वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो इनपुट और आउटपुट पावर होती है, सो प्राइमरी और सेकेंडरी पावर्स आपकी सेम रहेंगी। VS IS इज इक्वल टू VP IP। एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास बनेगी, ठीक है, दैट इज NS बाय NP is equals to VS by VP. So NS and NP are the number of turns in the secondary and the primary coil, whereas VS and VP are the voltages at secondary and primary आपकी जो voltages हैं, ठीक है। So moving on to the next question. When two waves meet and superimpose, the resulting phenomena is known as, yes, interference है, ठीक है। सुपर पोजीशन जो है वो आपके पास क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरीके से होती है कि दोनों वेज इस तरीके से ऐड होंगे, एक क्रस्ट के ऊपर दूसरे का क्रस्ट और एक ट्रफ के ऊपर दूसरे का ट्रफ जब फॉल होगा तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी? मैं रेड के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर वो उसके ऑपोजिट है तो फिर इस केस में जो आपकी आउटपुट है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि दोनों का मैग्नीट्यूड
इक्वल था बट ऑपोजिट था। तो सुपर इम्पोजिशन जो है वो इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर है। रिफ्लेक्शन क्या है कि एक सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करे और टकरा के वापस चली जाए, दिस फिनोमेनन नोन एज रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या है कि एक सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करे, वो पास ऑन हो जाए टू द सेकंड मीडियम, बेंड अवे करती है अपने पाथ से, अपनी स्पीड को चेंज करती है, तो दैट फिनोमेनन नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन? सो चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होती है, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सो ओम लॉ क्या स्टेट करता है? ओम लॉ स्टेट करता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और V इज इक्वल टू IR, R यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है। सो द करंट थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पीड ऑफ द साउंड इज हाईएस्ट इन, सो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज्यादा होती है। रीजन उसकी क्या है कि मॉलिक्यूल्स दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर मोर क्लोजर टू वन अनदर एज कंपेयर टू लिक्विड्स या आपके पास जो गैसेज हैं। सो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड्स में होती है। ठीक है, सॉलिड्स के अंदर होती है आपके पास। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास फ्लूइड्स में होती है। ठीक है, और उसके अंदर लिक्विड्स के अंदर ज्यादा होती है, और गैसेज के अंदर आपके पास लीस्ट होती है, कम होती है। सो एयर गैस है, कम है वहां पे स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू वाटर। वैक्यूम के अंदर तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है, रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। स्टील क्योंकि एक सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड वन अनदर, सो द राइट आंसर हियर इज स्टील। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44, कहता है डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू। तो डॉपलर इफेक्ट स्टूडेंट्स आपको क्या बताता है? जब आपका सोर्स या आपका ऑब्जर्वर में से कोई एक मोशन में है या दोनों मोशन में है, आइदर दे आर मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर, आइदर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर, या एक रेस्ट में है दूसरा मूव करता हुआ उसके करीब आ रहा है या उससे दूर जा रहा है। सो ये रिलेटिव जो इफेक्ट होता है, जो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी का टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर, ठीक है, या फिर दोनों का जो रिलेटिव मोशन है, सो इससे रिलेट करता है। सो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज द राइट आंसर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट की डेफिनेशन ये है, फ्लो ऑफ चार्जेस। इजी क्वेश्चन था ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंसेस। सो जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास होता क्या है कि द पैरेलल रेजिस्टेंस इज गिवन एज 1/R, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 1/R1 + 1/R2, राइट। सो ये आपके पास पैरेलल जो है के केस के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल वैल्यू से भी डिक्रीज कर जाती है, और जब सीरीज में आप उनको कनेक्ट करते हैं तो सिंपली ऐड अप। सो वो क्या होती है, वो सब के सम से, सब की वैल्यू से इंक्रीज कर जाती है क्योंकि वो सबका सम होती है। सो इन द केस ऑफ पैरेलल वो डिक्रीज कर जाएगी फ्रॉम द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, और इन जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज है उसके अंदर वो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि सबका वहां पे सम हो रहा होता है। तो सीरीज के अंदर आप क्या करते हो, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप सिंपली उनको सम अप कर देते हो। सो लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनता है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड अपराइट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज मैक्सिमम when the angle between the magnetic field and the surface is. So the magnetic flux is given by B dot A cos of angle. So cos 0 is 1. So cos 0 degree is 1. So ये सारे का सारा फैक्टर 1 हो जाएगा, सिंपली B dot A आ जाएगा which is the maximum value। ठीक है, B dot A आ रहा है, so 0 डिग्रीज आ जाएगा आपके पास। 90 के ऊपर तो 0 हो जाएगा, 180 के ऊपर -1 हो जाएगा। ठीक है, और 45 डिग्रीज के ऊपर ये 1/2 हो जाएगा। सो सबसे ज्यादा वैल्यू जो गिवन एंगल्स हैं यहाँ पे उसमें 0 डिग्री के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू वैसे भी बनती है। So the total internal reflection occurs when the light moves from a denser to a rarer medium, a rarer to a denser medium. So जब भी लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो क्या होता है कि लाइट वापस बेंड अवे होने के बजाय बेंड इन टू द सेम मीडियम हो जाती है, और इसको हम यूज करते हैं अपने ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, हमारे डिफरेंट फिनोमेना के अंदर। सो डेंसर टू द रेयर मीडियम इज द राइट चॉइस। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखना कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जिसके ऊपर आपका जो इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिसके ऊपर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री के ऊपर बेंड हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द जो आपका मीडियम है उसके ऊपर ही वो स्मूथली स्लाइड करना शुरू कर देता है, तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। सो दैट इज आल्सो अ रेलेवेंट थिंग। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 50। सो दिस वाज ऑल टुडे। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसे आपके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आएगा इंशाल्लाह।
सो आपके लिए प्रैक्टिस है। अब आपको आइडिया हो चुका होगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इसके ऊपर एक रेलिवेंट वीडियो आप ऐड करें। सो मेरा ख्याल है अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। सो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा, मेडिकल साइंसेज डिफरेंट जितनी भी ज़ियाउद्दीन के अंदर है, और इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इजी टू मीडियोकर ही होगा इंशाल्लाह। चाहे वो नर्सिंग के प्रोग्राम्स हैं, डीपीटी के प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज के प्रोग्राम हैं, जितने भी वहाँ पे मेडिकल के प्रोग्राम्स जो हैं बैचलर्स लेवल के ज़ियाउद्दीन के अंदर है, उनके इंटरेस्ट का डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स का इंशाल्लाह सिमिलर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए केमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप उनको प्रैक्टिस करना और फिर अपनी डिफरेंट बुक्स में से उन्हीं तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह।